वेलकम टू मैथ्स विद साक। मैथ्स विद साक के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 2। तो इस मॉक टेस्ट 2 में हम क्या करेंगे, इस मॉक टेस्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ से उठाए हैं ये एसएससी जो एनडीए एग्ज़ाम्स हैं या रेलवे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। तो उनमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनकी चांसेस एग्ज़ाम में आने के हैं तो वो मैंने यहाँ से डिस्कस किए। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो जो है डिज़ाइन किया गया है और इसमें हम उठाएंगे मैथमेटिक्स के रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसका नाम मैं यहाँ से आपको बताऊँ कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, और इसके साथ साथ बाइनोमियल थ्योरम की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं यहाँ से डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले मिल जाए। तो यहाँ से सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, शेयर आप सपोर्ट मुझे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को समझने के लिए तो आपको क्या प्रीरिक्विजिट होना चाहिए कि आपको परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पता होना चाहिए। तो एक चीज़ मैं यहाँ से आपको क्लियर करूँगा पहले ही, क्योंकि बाद में फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये जो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है ना, इसको बहुत से स्टूडेंट जो है एक ही समझ लेता है, क्योंकि पता नहीं होता है फिर क्वेश्चन में कि हमें परम्यूटेशन लगाना है या कॉम्बिनेशंस लगाना है, ठीक है। तो एक सिंपल से एग्जाम में मैं लूँगा, फॉर एग्जांपल मैं लूँगा ABCD E। तो ये मैंने 5 अल्फ़ाबेट्स लिए, ठीक है। तो इन अल्फ़ाबेट्स में मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से मुझे पूछा गया है कि आप 2 यहाँ से लीजिए, ठीक है। सो आपको क्या करना है, 2 आइटम्स टू बी टेकन। यहाँ से मुझे 2 आइटम्स को टेक कर, यानी कि अल्फ़ाबेट्स को टेक करना है, 2 आइटम्स एक साथ लेना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं A भी लूँगा, ठीक है, और इसी के साथ यहाँ से मैं BC भी ले सकता हूँ, और इसी के साथ मैं CD भी लिख सकता हूँ, और इसी के साथ मैं DE ले सकता हूँ, और इसी के साथ मैं AE लिख सकता हूँ, और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस इसमें बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ से मुझे BA भी बन सकता है ना, तो यहाँ से मुझे CB भी बन सकता है, और यहाँ से मुझे DA भी बन सकता है, और यहाँ से मुझे ED भी बन सकता है, और सिमिलरली यहाँ से मुझे EA बन सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। जितने भी यहाँ से हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस बनेंगी वो यहाँ से देख सकते हैं हम। तो इन दोनों में फ़र्क ये है, ये मैंने एक यहाँ से लिया, एक सेट लिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने दूसरा सेट लिया। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि पहले मैंने पोजीशन जो लिया था, ठीक है, वो मैंने एज अ फर्स्ट पोजीशन लिया था, ठीक है। मैंने एज्यूम किया कि मैं A को पहली पोजीशन पे रखूँगा, लेकिन दूसरे मैंने क्या किया कि पोजीशन को चेंज किया। तो अगर मैं इस सारे सेट को कंसिडर करूँ, ठीक है, इस सारे सेट को कंसिडर करूँ तो ये मेरे पास क्या निकल के आता है, परम्यूटेशन। तो ये सारे जो होते हैं ये परम्यूटेशंस को कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे ही ABCD, ठीक है, और DE ऐसे ही लेंगे और पोजीशंस को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, सॉरी पोजीशंस को मतलब जो है हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे ही रखेंगे जिसमें पोजीशन जो है वैल्यू रखती है। लेकिन परम्यूटेशंस में जो पोजीशन है उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं और दूसरा जो है टर्म इसमें बन सकती है। तो यहाँ जाके जो हमारे पास है ये बन सकती है, ये हमारे पास बनती है कॉम्बिनेशंस। ये इनमें डिफरेंस है इस परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में, ठीक है। बाकी ये जो चैप्टर है, तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस पे एक पूरा लेक्चर दूं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो अगर कमेंट्स ज़्यादा आते हैं तो फिर मैं एक लेक्चर बना देता हूँ, ठीक है, और क्लियर कट मैं उस लेक्चर में आपको बता सकता हूँ कि परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे यहाँ बनते हैं।
तो ये एक सिंपल सा मैंने यहाँ से क्योंकि मुझे यहाँ पढ़ाना नहीं है, मुझे बस मॉक टेस्ट को कंसिडर करना है, क्वेश्चंस को उठाना है, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है वो थोड़ा बूस्ट हो जाए। क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपने परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस को पहले ही पढ़ा है, ठीक है। बस यहाँ थोड़ा दिक्कत आती है बच्चों को कि परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस में क्या हम करते हैं। परम्यूटेशंस जो है इसमें जो पोजिशंस को हम रिविजिट कर सकते हैं, ठीक है, और सारे जो पोजिशंस हमारे पास बनते हैं उनको एक सेट में लेते हैं, फिर जो जितनी भी बनती है हमारे पास, तो वो प्रोसीजर है वो हम परम्यूटेशंस को कहलाते हैं, उसमें परम्यूटेशंस आती है। और अगर हम पोजीशंस को कंसिडर नहीं करते हैं तो फिर वो हमारे पास कॉम्बिनेशंस का कंसेप्ट आता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 5 अल्फ़ाबेट वर्ड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द वर्ड ऑर्डर। तो मेरे पास एक वर्ड है जो है ORDER, ऑर्डर है, 5 अल्फ़ाबेट्स है, एक वर्ड है ऑर्डर, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे 5 अल्फ़ाबेट वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये 5 अल्फ़ाबेट वर्ड्स मुझे कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए ऐसे मुझे 5 वर्ड्स जो 5 अल्फ़ाबेट के वर्ड जो है कंस्ट्रक्ट करने हैं, जिनकी मीनिंग हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपको बस बनाने हैं। लेकिन आपके पास अवेलेबिलिटी जो स्टॉक है ना अल्फ़ाबेट्स की, वो बस ये है, इनसे आपको बनाना है। तो मेरे पास ये पोजीशन है, तो ये मेरे पास फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है और फोर्थ पोजीशन और इसी तरह से फिफ्थ पोजीशन है। तो इन पोजीशंस में मुझे फिल करना है ये अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ से अगर मैं इस पोजीशन की बात करूँ, यहाँ से मुझे 5 पॉसिबिलिटीज़ है। O भी लिख सकता हूँ, और भी लिख सकता हूँ, D भी लिख सकता हूँ, E भी लिख सकता हूँ और इसी तरीके से R भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो पॉसिबल नंबर ऑफ़ जो पोजीशंस जो है जो अल्फ़ाबेट्स जो मैं कंसिडर कर सकता हूँ वो है 5। तो 5 अल्फ़ाबेट्स मैं यहाँ से ले सकता हूँ। इसी तरीके से जब मैंने अल्फ़ाबेट्स को लिया, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी 5 अल्फ़ाबेट वर्ड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द वर्ड ऑर्डर हैविंग मीनिंग और नॉट। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि 5 में से मैंने A को लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने O को लिया। तो जब मैंने O को लिया, ठीक है, O को लिया, अब मैं यहाँ से जो दूसरी पोजीशन है उसको कंसिडर करता हूँ। अब चूंकि हमारे पास 5 लेटर्स थे, ओ को मैंने कंसिडर किया, तो मेरे पास बचते हैं 4। तो उन 4 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, मतलब R को लिख सकता हूँ, D को लिख सकता हूँ, E को लिख सकता हूँ, R को लिख सकता हूँ। तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मुझे जब और एक फिल हो जाएगा, फॉर एग्जांपल R फिल हो जाएगा, फिर मुझे यहाँ पर D, E और R है, तो यहाँ पर मुझे 3 पॉसिबिलिटीज़ है। और इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ है और यहाँ पर मुझे 1 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो कुल मिला के मुझे ये कहना है कि 5 पोजीशंस को फिल करने के लिए पहले मेरे पास स्टॉक था 5, जब एक कम हुआ तो मेरे पास स्टॉक अब बचा 4, अब बचा स्टॉक 3, अब बचा स्टॉक 2 और अब बचा स्टॉक 1। और हमारे पास एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो अब ये भी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशंस की। जैसे कि हमारे पास कोई सिचुएशन दी गई हो और जिसमें पॉसिबिलिटीज़ को हम देखते हैं और सभी पॉसिबिलिटीज़ को जब हम लेते हैं तो वहाँ से इन पॉसिबिलिटीज़ को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो मुझे प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन आपको नहीं पढ़ाना है, मैं बस ऐसे कह रहा हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन बस यही कहता है कि आपके पास जो पॉसिबिलिटीज़ है आपको इनको ऐसे कंसिडर करना है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो बना सकता हूँ, आप कमेंट कीजिए, फिर मैं अच्छी तरीके से आपको परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस पढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ से 5 4 3 2 1 इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है। सो 5 × 4 × 3, सो 5 4 is 20 इंटू यहाँ से 3 and 2 that is 6 and that is 600, 6 2 is 12, 120 is the correct answer। तो C पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको बस पोजीशंस को कंसिडर करना है और पोजीशंस को देखना है कि मेरे पास कितना स्टॉक बचा है और एक पोजीशन को भरने के लिए मेरे पास कितने अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं। तो आपको पहले 5 था, फिर 4 था, इसी तरीके से फिर 3 था, तो ऐसे ऐसे कैरी ऑन करके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सपोज वी आर टू ट्रैवल बिटवीन A and B एंड देयर आर 14 कैब्स रनिंग बिटवीन देम। तो मेरे पास 2 पोजीशंस है, फॉर एग्जांपल A
और बी, ठीक है। इन पोजीशंस यहाँ से मुझे ए से जाके मुझे बी तक जाना है, ठीक है। अब इन पॉइंट से जाने के लिए मेरे पास कैब्स है, ठीक है। और वो कैब्स जो है मेरे पास 14 है, 14 कैब्स मेरे पास है। अब 14 कैब्स में मुझे जाना है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज, किन तरीक़ों से कुड द राउंड ट्रिप बी मेड, तो मुझे राउंड ट्रिप करना है और फिर यहाँ से मुझे वापस आना है, ठीक है। और बी से मुझे वापस ए तक आना है, ओके। फ्रॉम ए टू बी इफ़ द रिटर्न इज टू बी मेड विद द सेम बस। बस पॉसिबिलिटी ये है कि जिस गाड़ी से आप यहाँ से जाओगे, ठीक है, आपको उसी गाड़ी से यहाँ वापस भी आना है। तो कंडीशन किस पे है, कंडीशन यहाँ वापस आने पे है, ठीक है। तो कंडीशन इस पे है कि जिस गाड़ी से आप आओगे, फॉर एग्जांपल आप कैब 1 से आओगे यहाँ से, ठीक है, ए से बी तक, आपको उसी 1 से वापस भी जाना होगा। लेकिन इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 2 पे भी जा सकते हो, लेकिन वापस जो है आपको 2 से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास यहाँ से 14 कैब्स है, तो मेरे पास 14 पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि मैं 14 कैब से ए से बी तक जा सकता हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ से जाऊँगा फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है जिससे मैं बी टू ए जा सकता हूँ। बहुत सिंपल है कि इसमें जो है हमारे पास ए टू बी जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, आपको यहाँ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड। लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आती है, ठीक है, आप यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आती है। रिस्ट्रिक्शन क्या आती है कि आपको ए टू बी जाना है, 14 कैब्स आपको अवेलेबल है, आप 14 में से कोई भी उठाओ, वहाँ से जाओ। फिर बाद में क्या करना है, जब आप घर जाओगे बी टू ए से लेके, आपको उसी गाड़ी में जाना है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, जिस गाड़ी में आना है उसी गाड़ी में जाना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है कि मेरे पास 14 पोजीशंस थे, ठीक है। पहले 14 कंडीशंस थी जो कि मेरे पास पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। और जो वापस जो है मेरे पास एक पोजीशन बनती है। सो 14 × 1 = 14 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ए पार्ट मेरा राइट आंसर है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस ये लॉजिक इसमें आपको यूज़ करना है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। तो मुझे क्या करना है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, तो 3 डिजिट नंबर्स के लिए मुझे कुछ करना है जो कि ऑड होने चाहिए, ठीक। कैन बी फॉर्म्ड, मुझे बनाने हैं 3 डिजिट नंबर्स, तो मुझे 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, ठीक है, ओके। फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास स्टॉक जो है वो ये है। तो स्टॉक की तरह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे पास स्टॉक जो है 1 2 3 4 5 6 है, 6 डिजिट्स है। तो मुझे क्या करना है, व्हेन द रेपिटेशन इज अलाउड। लेकिन यहाँ से आपको कहना है कि रेपिटेशन जो है वो अलाउड है। देखिए पहली बात क्या है, पहली बात ये है कि मेरे पास जो है ये जो 3 डिजिट नंबर आएगा, ये जो है ये ऑड होना चाहिए। ऑड तभी होगा जब इसके लास्ट में ऑड नंबर होगा। तो ऑड नंबर हमारे पास स्टॉक में क्या है, 1 है और 3 है और है 5। तो ये 3 डिजिट जो है मेरे पास ऑड है, तो यही तो पीछे आ जाएंगे। इन्हीं 3 में से मुझे या तो A1 आ जाएगा, या तो 3 आ जाएगा, या तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 3 पोजीशंस बनते हैं, पॉसिबिलिटी बनती है कि 3 जो डिजिट्स है इनको मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ। इसी तरीके से दूसरा जो है, क्योंकि यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि रेपिटेशन अलाउड है। अब यहाँ पर अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होता तो यहाँ पर मेरे पास एक नंबर पहले से फिल होता, फॉर एग्जांपल 1 होता, तो यहाँ से मेरे पास 6 में से 1 करता तो 5 पॉसिबिलिटीज़ आती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेपिटेशन पॉसिबल है, रेपिटेशन आप अलाउड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ से 1 रखते हो तो मैं इसी 1 को यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी 1 लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, फिर यहाँ से रेपिटेशन अलाउड है और यहाँ से 6 पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास इस पोजीशन पे बनेंगे, और इसी तरीके से इस पोजीशन पे भी मेरे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन यही कहता है 6 × 6 = 36 × 3, ठीक है। और ये हमारे पास है 6 × 3 = 18, 1 × 3 = 9 and 10, दिस इज 108 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम यहाँ से एग्जामिनर जो है थोड़ा घुमा लेता कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो रेपिटेशन अलाउड नहीं होने के लिए आपको यहाँ देखना होगा, यहाँ आपको देखना होगा। तो यहाँ मेरे पास कितनी पोजीशंस है,
यहाँ मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। ये मैं नॉट रिपीटेशन वाला केस आपको दिखा रहा हूँ, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे 3 पॉसिबिलिटीज़ है। अब यहाँ पर मुझे क्या है कि क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो जो नंबर मैंने यहाँ पहले ही फिक्स किया हो उसको मैं यहाँ नहीं लिख सकता हूँ। तो मेरे पास 6 स्टॉक था, 6 में से मैंने 1 को यहाँ पर फिक्स किया, तो मेरे पास अब 5 पॉसिबिलिटीज़ है। और इसी तरीके से जब मेरे यहाँ पर भी 1 हुआ और यहाँ पर भी 1 हुआ, अब यहाँ पर मुझे दूसरा मतलब देखना है ये कौन सा आ जाएगा, क्योंकि स्टॉक में से मैंने 2 को यूज़ किया, अब मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ है। और प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन हमें ये सिखाता है, ठीक है। और इसको हम करेंगे मल्टीप्ले और हमारे निकलेगा यहाँ से आंसर 60। तो यहाँ देखिए 60 भी आपका आंसर है। तो इस सिनेरियो में आपका यही एक जो है आंसर बनता। अगर यहाँ पर लिखा होता नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, लेकिन यहाँ पर हमें रिपीटेशन अलाउड है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 108, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, ठीक है। अब परम्यूटेशंस का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कि हमारे पास क्या कह रहा है कि इफ़ np4 is to n-1 p3 is equal to 9:1 find n। तो n मुझे ढूंढना है, n का वैल्यू मुझे ढूंढना है। देखिए तो मेरे पास ये है np4 is to n-1 p3 is equal to 9:1। तो इसको मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, मैं आपको यहाँ से लिखता हूँ। NPR जो है वो होता है बराबर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसकी फॉर्मूला है। अब यहाँ से देख लीजिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ से इज टू, यहाँ देख लीजिए n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब यहाँ से 3 की जगह मेरे पास पहले आ जाएगा, n की जगह है n माइनस 1, ठीक है। फिर माइनस हो जाएगा r, और r की जगह यहाँ पर है 3, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ से फैक्टोरियल आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 9:1, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, दैट इज़ दिस इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल, n minus 4 factorial, yes, so that is equivalent to n minus 1 factorial divided by, इसको मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ, दिस इज n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इस ब्रैकेट को मैंने कैंसिल किया, सो दैट इज इक्वल टू 9:1, ओके। तो इस फैक्टोरियल को मैं यहाँ से कंसिडर करता हूँ n माइनस चलिए ऐसे ही रखता हूँ, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल इज टू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ से ये भी बन जाएगा n माइनस 1 माइनस 3 जो है माइनस 4 बन जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 9:1। अब यहाँ से मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। अब दूसरी कलर से मैं लिख सकता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए यहाँ, ठीक है। अब देख लीजिए n फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको डिवाइड करता हूँ n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब चूंकि यहाँ पर इज टू है, तो इज टू का मतलब मेन डिवाइड यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। सो डैट इज इक्वल टू 9 इज टू मतलब डिवाइड 1। तो यहाँ से n माइनस 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर बचेगा हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, सो डैट इज इक्वल टू 9/1। इट इम्प्लाइज n की जगह मैं लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, सो डैट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ से लेफ्ट कॉर्नर पे आता हूँ कि मेरे पास, अब देखिए जो मैंने यहाँ पर किया ना n फैक्टोरियल, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जो n फैक्टोरियल जो है, n फैक्टोरियल ये होता है बराबर n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ऐसे ऐसे करके सोन चला जाता है, फिर 2 1 लास्ट में। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर मैंने यहाँ से एक्सपेंड नहीं किया, मैंने बस ऐसे ही लिखा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए पहले, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि n माइनस 1 और n माइनस 1 फैक्टोरियल, इस राइट कॉर्नर में आप देख लीजिए n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है, फिर हमारे पास बचता है n डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 1, सो इट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 9 इज़ द करेक्ट आंसर।
तो ऑप्शन हमारे पास जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ये भी जो है एसएससी में क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में ऐसे पूछे गए तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं बस ऐसी क्वेश्चंस को उठा रहा हूँ जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एग्ज़ाम्स में आने के लिए, ठीक है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल किसके बराबर है, डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको आती है तो आप इजीली एग्ज़ाम में कर सकते हो। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये जो है ये एनडीए में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इन हाउ मेनी वेज कैन 7 ladies and 7 gentlemen be seated at a round table so that no 2 ladies are together। अब देखिए मुझे क्या करना है, मेरे पास एक राउंड टेबल है, ठीक है। एक राउंड टेबल मैंने ऐसे ही बनाया, ठीक है, रफली। अब मुझे 7 लेडीज़ और 7 जेंटलमैन को मुझे यहाँ बिठाना है, ठीक है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर 7 यहाँ से और कंडीशन दी गई है कि सो डैट नो 2 ladies आर टुगेदर। तो यहाँ से कह रहा है कि लेडीज़ जो है वो टुगेदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो क्लैप्स नहीं करनी चाहिए, फिर वो बातें करती है ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए इनको अलग ही रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं ऐसे ही जो कर रहा था। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर 7 जेंटलमैन को मुझे क्या करना है, 7 जेंटलमैन को मुझे यहाँ से राउंड टेबल के इर्द गिर्द मुझे उनको रखना है, ठीक है। तो किन तरीक़ों से मैं इनको रख सकता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी जो, क्योंकि मेरे पास 7 जेंटलमैन का स्टॉक है, तो कोई बंदा ऐसे पूछेगा कि मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 4 5 6 एंड 7। तो मैं इनको यहाँ 7 पोजीशंस पे बिठा सकता हूँ, तो मेरे पास 7 फैक्टोरियल वेज आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख लीजिए इस पोजीशन को यहाँ से एक जेंटलमैन, जब एक आदमी बैठेगा यहाँ पर, ठीक है, तो वो इस पोजीशन को फिक्स करेगा। क्यों करेगा फिक्स? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने जेंटलमैन 1 को बिठाया, यहाँ पर 2 को बिठाया, 3 को बिठाया, 4 को बिठाया, 5 को बिठाया, 6 को बिठाया और 7 को बिठाया। और अगर मैं ऐसी पोजीशन दूसरी अब लेता हूँ, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये भी तो सेम ही है ना। अब बस पोजीशन ये है कि यहाँ पर मैंने बिठाया, क्योंकि ये राउंड है ना, इसमें पोजीशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको पोजीशन को मेंशन करना है, और जो पोजीशन आपने जो है जिसको आपने रेफरेंस बनाया है उसको आपको स्टेशनरी रखना है, तब जाके आप दूसरी पोजीशन उसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये 1 जो है यहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन ये जो अंदर वाली अरेंजमेंट और बाहर वाली अरेंजमेंट जो है वो एक ही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि पोजीशंस को यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे कंसीडर करना है इन पोजीशंस को, पोजीशन को मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ना है। तो इस पोजीशन पे मैं 1 रख सकता हूँ, ठीक है। तो 1 के लिए ये काफ़ी है। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर मुझे जो बाकी बचते हैं उनको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर 6 बचते हैं, यहाँ पर मेरे पास 5 बचते हैं, यहाँ पर मेरे पास 4 बचते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 पोजीशंस बनती हैं। तो राउंड टेबल के लिए आप याद रख लीजिए कि अगर आपको एक राउंड टेबल हो और आपको 7 या n नंबर ऑफ पर्सन्स को बिठाना है, n नंबर ऑफ पर्सन्स को बिठाना है, n नंबर ऑफ पर्सन्स को बिठाना है, तो n नंबर ऑफ पर्सन्स को बिठाने के लिए कितने तरीके होंगे, वो कितने तरीके होंगे आप देख लीजिए। यहाँ से आप गेस कर सकते हो। तो मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन यहाँ क्या कहता है, पहले यहाँ देख लीजिए 1 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, so that is equivalent to 1, that is equal to 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस 1 को मैंने यहाँ से, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा, और ये किसके बराबर होता है, 6 फैक्टोरियल के बराबर होता है। और ये किसके बराबर होता है, ऐसे में लिख सकता हूँ 7 - 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 - 1 6 होता है। और मेरे पास पर्सन्स कितने थे, 7 थे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपके पास n पर्सन्स होंगे तो राउंड टेबल पे आप किन तरीक़ों से इसको यहाँ से सीट कर सकते हो, डैट आर इक्वलेंट टू व्हाट, n - 1 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। तो आपको n - 1 फैक्टोरियल वेज पे आपको बिठाना है होगा इनको। तो इतनी पोजीशंस हमारे पास बनती है। जब ये पोजीशंस फिक्स हो जाते हैं,
फिर लेडीज़ का हमें कोई टेंशन नहीं है, आप लेडीज़ पहले लीजिए, ठीक है, उनके साथ भी यही ट्रीटमेंट होगा, उनका भी n-1 होगा। लेकिन इसके बाद जेंटलमैन जो है उनका फिर क्योंकि हमारे पास पोजीशंस फिर अलग से बनते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे कि इनके बीच में जो पोजीशंस हमारे पास हैं, देख लीजिए यहाँ पर एक लेडी, यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, तो 7 लेडीज़ हमें आसानी से आ जाएंगी। फिर उनकी पोजीशंस जो है हमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इजीली आ जाती है फिर। तो उनके लिए हमारे पास 7 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो उनके लिए हमारे पास 7 फैक्टोरियल है, और जेंटलमैन के लिए हमारे पास 6 फैक्टोरियल है। तो प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है, 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है, या 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको बस यही रखना है याद कि राउंड टेबल पे अगर आपको पर्सन्स को आपको पोजीशन करना है, उनको वहाँ से बिठाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ से जो नंबर ऑफ़ पोजीशंस आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी, तो वो आ जाएगी कितने, n-1 अगर n पर्सन्स होते हैं। तो अब हमारे पास है 6th क्वेश्चन। अब इस 6th क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिखने में आपको लगता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो ये बस सेकंड्स में आप कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। तो अगर आप देखोगे कि हम बाइनोमियल थ्योरम को जब पढ़ते हैं तो वहाँ से हमारे पास जो जनरल टर्म आती है, ठीक है, तो हम जनरल टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे जो है जो जनरल टर्म जो है ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है, NCR x टू द पावर n-r a टू द पावर r, ये हमारे पास जनरल टर्म होती है। किसकी एक्सपेंशन लेके हम इसको जाते हैं, हम x प्लस a टू द पावर n की एक्सपेंशन करते हैं, उसमें से जो जनरल टर्म होगी, आपको पहले ही टर्म फर्स्ट टर्म निकालें, सेकंड टर्म निकालनी, तो ऐसे निकाल सकती हो आप। ये बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट है। अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ा है, चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेक्चर लाऊं, कमेंट कीजिए, कमेंट ज़्यादा मिलते हैं तो मैं अपलोड ज़रूर करूँगा। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पर कि मेरे पास अब क्या करना है, एक्सपेंशन निकालना है, 2x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x² होल टू द पावर 10, ठीक है। अब मुझे कौन सी टर्म है, अब यहाँ से मुझे 5th टर्म निकालनी है। देखिए टी 5th टर्म अगर मैं निकालूँ r+1, अगर मैं ऐसे ही लिखूँगा यहाँ पर NCR x टू द पावर n-r a टू द पावर r। अब क्योंकि मुझे 5th टर्म निकालनी है तो मैं r की जगह 4 लिखता हूँ प्लस 1, सो डैट इज इक्वल टू n की जगह मैं क्या लिखूँगा, n की जगह लिखूँगा मैं 10 जो कि मेरे पास है, और r की जगह 4, x टू द पावर 10 - r डैट इज इक्वल टू 4, और a की जगह जो है मैं लिखूँगा कितना, 4। अभी मैंने x और a के वैल्यू नहीं दिए हैं, और ये हमारे ये जो है ये x है और ये हमारे पास a है, ठीक है। अब देख लीजिए ये है मेरे पास 10c4, ठीक है, और ये है मेरे पास x टू द पावर 6 और a टू द पावर 4। अब देख लीजिए इनको मैं सॉल्व करता हूँ। अब इस 10c4 इंटू x टू द पावर 6 दैट इज 2x² होल टू द पावर 6 इंटू a टू द पावर 4 दैट इज 1/3x² होल टू द पावर व्हाट, होल टू द पावर 4। इसको जब सॉल्व करोगे आप 10c4 इंटू 2x² दैट इज 2 टू द पावर 6 इंटू x टू द पावर 12 इंटू 1/3 टू द पावर 4 x टू द पावर 4 2 इज 8, ठीक है। तो यहाँ से 8 कटेंगे, इन 8 इसमें से 8 कटेंगे तो ये बन जाएगा 10c4 इंटू 2 टू द पावर 6 इंटू x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4, ठीक है। ओके तो यहाँ से मुझे क्या करना है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। अब देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पर अब देख लीजिए ये मेरे पास है 10, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा दैट इज़ 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 - 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है इंटू 2 टू द पावर 6 इंटू x टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लीजिए
मुझे क्या करना है, इसको मुझे सॉल्व करना है। ओके, तो ये बन जाता है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये बन जाता है 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू यहाँ से 2 टू द पावर 6 इंटू द x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4। अब इसको मैं यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो क्या निकलता है मुझे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये आपको निकलेगा 210। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जगह कम है तो यहाँ से मैं इसको, आप इजीली इसको कर सकते हो, डैट इज़ 2 टू द पावर 6 इंटू x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4। ठीक है, तो अगर मैं इसको 3 से कैंसलेशन करता हूँ, 3 7 इज़ 21, 3 0 इज़ 0, तो यहाँ से एक कट जाएगा, सो डैट इज़ 70 इंटू 2 टू द पावर 6। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3 और x टू द पावर 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 70 इंटू 2 टू द पावर 6, डैट इज़ 2 इंटू 2 इज़ 4 इंटू 8 16 32 एंड 64। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 9 इज 27। इसको आप यहाँ से करोगे तो ये बन जाएगा 0, और इसको यहाँ से 7 4 इज 28, 2 7 6 इज 42 एंड 44 डिवाइडेड बाई 27 x टू द पावर 4। ये इसकी जो है ये जो टर्म है। ठीक है, आपको कोफिशिएंट बताना है तो कोफिशिएंट आपका 4480 डिवाइड बाई 27 ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा लेंथी हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ये बिल्कुल भी लेंथी नहीं है, आपको बस कैलकुलेशन करनी है, बस ये तो आपको पता ही होगा, जिसको कंसेप्ट ये आता होगा उसको ये लिखने में कोई टाइम नहीं, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से जो ये जो 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको मैं कैलकुलेट करके भी आपको सिखाता हूँ कि ये कितना वैल्यू निकलता है। ठीक है, हो सकता है किसी को नहीं भी आ जाए, तो इसको मैं यहीं से इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है। इस 4 फैक्टोरियल को मैं यहाँ से एक्सपेंड कर सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से 4 इंटू 2 इज़ 8, तो यहाँ से 8 है, 3 1s 3 इज़ 9, सो दिस इज़ 10 इंटू 3 इंटू 7, सो 10 3 इज़ 30 इंटू 7 दैट इज़ इक्वल टू 210। ठीक है, तो यही 210 इसका वैल्यू था। ठीक है, हो सकता है किसी को ना आए, तो चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं कि इसका वैल्यू मुझे बताना है। किसका? इसका वैल्यू मुझे बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन, इसका मुझे वैल्यू बताना है। ये भी बाइनोमियल थ्योरम का ही क्वेश्चन है। NCR 2 टू द पावर R, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेलवे क्वेश्चन, रेलवे में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें हम क्या करेंगे कि मेरे पास बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन है वो मुझे पता है। अब देख लीजिए क्या है कि मेरे पास ये है x प्लस a होल टू द पावर n, यही है ना एक्सपेंशन। ठीक है, तो वो क्या है NC0 x टू द पावर n। ठीक है, ये मेरी एक्सपेंशन है, प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 और a आ जाएगा, प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस सो ऑन, प्लस ऐसे ही करके NCn आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा a टू द पावर n। ये इसकी डेराइवेशन है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, अब यहाँ से आप देख लीजिए कि ये मेरे पास दिया गया ये समेशन का मतलब क्या होता है कि आपको वैल्यूज़ बस देने हैं। n जो है n को ऐसे ही रखो, c r की जगह मुझे 1 है और वो रन हो जाता है 1 से लेकर n तक, यानी कि मुझे पहले 1 देना होगा 2 1, इसी तरीके से NC2 2 टू द पावर r की जगह 2। ठीक है, तो ऐसे करके मुझे NCn तक जाना पड़ेगा 2 टू द पावर n। अब मुझे इसका वैल्यू निकालना है। अगर आप इसको इससे मैच करोगे तो ये NC1 इससे मैच हो जाता है, NC2 इससे मैच हो जाता है और लास्ट जो है इसमें, तो बिल्कुल ये तो बस यही है, बस एक टर्म इसमें अलावा है, वो ये है NC0 x टू द पावर n। ठीक है, वो यहाँ पर नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ पर मुझे जो है 2 है, 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 2 है और ऐसे ही 2 टू द पावर n है, यानी कि मेरे पास जो कांस्टेंट है, जो a है, a की वैल्यू मुझे 2 है।
ठीक है। तो ए की मेरे पास एक्सपेंशन जो है, ए की जगह मेरे पास 2 है और इस x की जगह मेरे पास क्या है 1 है, ठीक है। तो इस x की जगह मेरे पास 1 है यहाँ पर, तो मेरे पास है NC0 1 to the power n, ठीक है। सो इट इज़ NC0, इसका वैल्यू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, फॉर्मूला है इसकी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर मुझे 1 जो है मिसिंग है, इस एक्सपेंशन में मुझे 1 वैल्यू मिसिंग है। तो इस 1 वैल्यू को मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जाए। और वो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, तो अगर मैं इसको यहाँ से 1 को प्लस करता हूँ और यहाँ से मुझे फिर 1 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हमारे पास कौन सी एक्सपेंशन बन जाती है, ये एक्सपेंशन बन जाती है x की जगह 1 और a की जगह मेरे पास 2 और होल टू द पावर n, ठीक है, होल टू द पावर n दैट इज इक्वल टू, और लास्ट में यहाँ तक मैं कह रहा हूँ, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस -1 को छोड़ के, क्योंकि ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको -1 भी इसके साथ लिखता हूँ, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा फिर, बहुत ही ईजी है अब। सो 1 + 2 इज़ 3, 3 to the power n -1, बस यही है आंसर, 3 to the power n -1। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल भी अगर आपको एक्सपेंशन आता है तो ये कुछ भी नहीं था, आप इसको दिमाग में ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एक्सपेंशन आता है, इस एक्सपेंशन की बदौलत से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लॉजिक इस 1 में पड़ा था कि जो यहाँ से मिसिंग नहीं है, मैंने इसको कंपेयर किया, टर्म बाय टर्म मैंने इसको कंपेयर किया, आपने देखा भी होगा। तो इस टर्म बाय टर्म को कंपेयर करने के बाद आपको यहाँ से अंदाज़ा लगा होगा कि कैसे मैंने इस 1 को यहाँ से इंट्रोड्यूस किया और बाद में इसको माइनस किया, ठीक है। चलिए अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी में बहुत बार पूछा गया, एग्जाम पेपर देख लीजिए, बहुत बार मिल जाएगा आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम के रिलेटेड। तो इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्स एक्सपेंशन में निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन मेरे पास 1 + 2x + x² है, होल टू द पावर 5 + 1 + 4y + 4y² होल टू द पावर 5। अब देख लीजिए, हम बचपन से देखते आ रहे हैं a + b का होल से किसके बराबर होता है, a² + b, a² + 2ab + b², इसी के बराबर होता है ना। तो कितने टर्म्स आ जाएंगे इसमें, 3। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास a + b का होल क्यूब आ जाएगा तो इसमें हमारे पास a³ + 3ab² + 3a²b + b³ कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4। तो पावर 2 है और नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, पावर 3 है तो नंबर ऑफ 2 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3, और 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4, यानी कि +1 हो जाता है। तो ऐसे ही करोगे आप यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर +1 करोगे और यहाँ पर भी +1 करोगे, 5 + 1 = 6 और यहाँ पर भी 6 और 6 + 6 = 12। तो नंबर ऑफ टर्म्स 12, कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप देख लीजिए कोई भी ऑप्शन है, या एग्जामिनर आपको दे देगा भी वहाँ से तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा, ये इसका आंसर नहीं है। अब देख लीजिए कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो ऐसे एसएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आया था ये, ठीक है। तो इसके पीछे लॉजिक था। अब देखिए लॉजिक क्या था, पहले मुझे यहाँ से देखिए इसमें 3 टर्म्स है, इसको मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि ये मत रिड्यूस हो जाएगा। इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ x² + 2x + 1 होल टू द पावर 5, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 4y² + 4y + 1 होल टू द पावर 5। अब यहाँ से x² है, ठीक है। अब +2x और 1 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, यानी कि x² तो ऐसे ही लिखा मैंने, फिर 2 भी ऐसे लिखा, x भी ऐसे लिखा, फिर इसको मल्टीप्लाई मैंने 1 किया और फिर मैंने 1, क्योंकि मैंने पहले ही मुझे दिमाग में आ गया था कि ये कोई फॉर्मूला बनती है। अब इसी को अगर पकड़ते हैं पहले तो ये बन जाता है a² 2ab + b², तो मैं 1² लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा x + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, ओके, यहाँ पर मेरे पास क्या है, पावर 5 है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी हम करेंगे, 2 स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 हो जाता है और y² का y, और यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 और यहाँ पर मैं 2y × 1। अब मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 2 × 2 = 4, y
तो यहाँ पर है 2 इंटू 2y इंटू 1। ठीक है, अब मैंने इसको क्यों ऐसा लिखा, ठीक है, मुझे क्यों पता चला कि ऐसे मुझे करना है, क्योंकि मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये सेक्शन है, ये भी एक फॉर्मूला बनती है, क्योंकि यहाँ पर 4 है जो कि 2 का स्क्वायर है। अब तो यहाँ पर जो टर्म मुझे आ जाएंगी वो आ जाएंगी 2y। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2y को कंसिडर किया, और मुझे लास्ट में पता था 1 है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा, और इसको मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, अब इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ x+1, और यहाँ से पावर से 5 इंटू 2 दैट इज 10, प्लस ऐसे में इसको भी लिख सकता हूँ 2y+1 होल टू द पावर स्क्वायर, और होल टू द पावर आ जाएगा 5। ठीक है, और फिर जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तब बन जाएगा 10। ठीक है, तो बन जाएगा 10। ठीक है, अब इसमें कितनी टर्म्स आ जाएंगी, 11 टर्म्स आ जाएंगी, इसमें भी कितनी आ जाएंगी, 11 टर्म्स। अब इन 11 टर्म्स में भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो 11 टर्म्स बन जाती है 22 टर्म्स, लेकिन 22 भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 21 है, 25 है, 11 है, 10 है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, फिर भी फंस गई। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी फिर से क्रिएट हो जाती है कि जो कांस्टेंट टर्म्स है ये 1 और 1, जब यहाँ से भी कांस्टेंट टर्म निकलेगी और यहाँ से भी कांस्टेंट टर्म निकलेगी, और वो कांस्टेंट टर्म जो है वो ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और वो दो टर्म्स यानी कि इसमें से एक टर्म और इसमें से एक टर्म वो जो है ऐड हो जाएंगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन द साइन, तो फिर वो क्या हो जाएंगी, एक ही टर्म बन जाएंगी। तो एक ही टर्म जब वो बन जाएगी तो मतलब इसमें से एक टर्म कटी, इसमें से एक टर्म इसमें से एक टर्म गई गायब, इसमें से भी एक टर्म गई गायब, और वो दोनों मिलके बन गई एक टर्म। ठीक है, अब ये रह गई 10 और ये भी रह गई 10, 10 इज 20 प्लस 1 दैट इज 21, तो 21 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कैसे आपने देखा कि 3 बार मैंने इसको आंसर निकाला और 3 बार भी ऑप्शंस में नहीं था, लेकिन आपने देखा कि लास्ट जो कांस्टेंट थी, ठीक है, अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करते, ठीक है, x+1, अब यहाँ से देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया, x+1 होल टू द पावर 10 और प्लस 2y+1 होल टू द पावर 10, जब इसको आप एक्सपेंड करोगे ना, इस होल टू द पावर 10 को एक्सपेंड करोगे तो इसमें से एक टर्म निकलेगी जो कि कांस्टेंट टर्म होगी, फॉर एग्जांपल 1, तो 1 ही निकलेगी। ठीक है, 1 टू द पावर 10, और यहाँ से भी 1 निकलेगी 1 टू द पावर 10, और जब इनको आप ऐड करोगे तो वो कितना बन जाएगा, 2, मतलब दो टर्म्स मिलके जो है एक टर्म बनाती है। तो कम से कम ओवरऑल तो एक टर्म कम हो गई ना, क्योंकि दो टर्म्स को रिड्यूस करके मुझे एक टर्म मिली, तो मतलब एक टर्म कम हो गई। हमारे पास 22 थे, तो 22 को -1 करके 21 मेरे पास आ गया। ये था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूरी देख लीजिए। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे अगले आने वाले दिनों में और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस हम अपलोड करेंगे यहाँ से। तो एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी देन सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक माय वीडियो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, और ऐसे ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रहे, खुश रहे, खुदा हाफिज़।